नमस्कार, आप सभी दर्शकों का भारत की बात में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। बात करेंगे झारखंड की सीट शेयरिंग को लेकर के। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी है। ऐसे में अब तक अलग अलग दलों के बीच सीट शेयरिंग का काम अंतिम चरण में है, लेकिन कुछ दलों के बीच अभी भी सीटों को लेकर उलझन बनी हुई है। बात कर रहे हैं अगर हम झारखंड की, तो झारखंड यहाँ जेएमएम 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जो कि राजमहल, दुमका, गिरिडीह, सिंहभूम और जमशेदपुर है। बता दें कि दुमका जेएमएम की पारंपरिक सीट रही है। सूत्रों के अनुसार इस संसदीय क्षेत्र से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं, जो इस वक्त जमीन घोटाले मामले में जेल में है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के दुमका संसदीय सीट से चुनाव लड़ने के संबंध में पार्टी की तरफ से कहा गया है कि यह पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय पार्टी के सुप्रीमो और पार्टी के वरीय नेताओं को लेना है। भाजपा ने जहां झारखंड की अधिकांश सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है। इंडिया गठबंधन सूत्रों के अनुसार अगले कुछ दिनों में इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में होगी। उस बैठक में सभी पार्टी मिलकर डिसाइड करेंगे कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा और किसे कितनी सीटें मिलेगी। जेएमएम ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि गिरिडीह से पार्टी का कौन सा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। सूत्रों के अनुसार गिरिडीह लोकसभा सीट से झामुमो के कई दावेदार हैं। टुंडी के जेएमएम विधायक मथुरा प्रसाद महतो का नाम अब तक सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा गोमियों के पूर्व विधायक योगेंद्र महतो के रेस में शामिल रहने की बातें सामने आ रही है। एक पूर्व सांसद भी जेएमएम के नेतृत्व के संपर्क में है। अंतिम समय में कौन बाजी मारता है, ये तो अभी बताना काफी मुश्किल होगा, लेकिन सीट शेयरिंग से पहले ही हेमंत सोरेन की भाभी यानी कि सीता सोरेन ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस संबंध में एक चिट्ठी लिखी है और पार्टी के अध्यक्ष यानी कि शिबू सोरेन को दे दिया है। वहीं सीता सोरेन ने अपनी विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया है और चिट्ठी विधानसभा अध्यक्ष को भेज दी है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी नौशाद मौजूद हैं। हम सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नौशाद, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी तक झारखंड में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है, सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, तो आखिर यहाँ पर इसको लेकर के दिल्ली में बैठक भी होनी है, इसको लेकर के क्या कुछ कहिएगा? देखिए पूजा, हम कह सकते हैं कि जिस तरह से अभी तक महागठबंधन ने जो रुख अपनाया है, कहीं न कह सकते हैं कि आने वाले समय में शायद इन्हीं को इसका मुक्त भोगी बनना पड़ेगा। आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने अपनी तमाम जो सूची है उसे जारी कर दिया गया, सिर्फ 2 को रोक दिया गया। इसका वजह पीछे कारण था कि अभी जिस तरह से चतरा और या बात कर ले धनबाद की, यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को रोक करके रखा गया था, क्योंकि आपने देखा कि आप सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थामी है और ऐसे में कह सकते हैं कि सीता सोरेन बहुत पहले से बीजेपी के संपर्क में थी और पार्टी ने सभी चीजों को देखते हुए 2 सीट रोक करके रखा कि जिस तरह से हवाई चल रही है, जिस तरह से मीडिया में खबरें आ रही है, जिस तरह से राजनीति में जो चर्चाएं चल रही है कि अगर कल्पना सोरेन राजनीति में उतरती है और अगर चुनाव लड़ती है तो उसके विकल्प में सीता सोरेन को बीजेपी वहां से अपना उम्मीदवार बना सकती है। चाहे पहले से उम्मीदवार अगर वहां पर घोषित हो तो उस उम्मीदवार को वहां से बदली किया जा सकता है, यानी चेंज कर दिया जाता है, कर सकते हैं और वहां पे सीता सोरेन को ला करके खड़ा कर सकते हैं। जैसे 2 बातें सामने आ रही हैं कि कल्पना सोरेन गिरिडीह या फिर दुमका गिरिडीह अभी बीजेपी खाली रखा क्योंकि गिरिडीह से वहां पे उसके सहयोगी दल आसू का जो सीट गई है, तो ऐसे में कह सकते हैं आसू भी है। फिलहाल आसू से हमारे जो सुप्रीमो सुदेश महतो, उससे हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आज बीजेपी ने घोषणा कर दी है, 2 दिन के बाद आसू घोषणा करेंगे, लेकिन आज 15 दिन से ज्यादा का समय बीत गया और ऐसे में अभी तक आसू भी उन सीटों पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। तो ऐसे में साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब कहीं ना कहीं अंदर खाने से जो बातें सामने निकल करके चल रही थी वो अब सामने निकल करके बाहर आ गई है, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से सीता सोरेन ने जेएमएम का पाला बदल
छोड़ करके बीजेपी की दामन थामी। हम सीता सोरेन पे तो हम बात करेंगे, लेकिन बात कर ले पहले सीट शेयरिंग का। जिस तरह से महागठबंधन बिहार में आपने देखा कि किस तरह से महागठबंधन अभी तक मामला वहां भी अटका है, झारखंड में तो अटका हुआ है ही। इसके लेकर के कई दौर का मुद्दे बैठकें जारी हुई। कई बार कह सकते हैं महागठबंधन के जो नेता है, चाहे कांग्रेस की बात करें या जेडीयू की बात करें, यहाँ तक मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी दिल्ली जाकर के जो इनके पार्टी की जो आला कमान है वहां पर बैठक कर चुके हैं। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिलहाल जो चुनाव आयोग ने जो सूची जारी की है, चुनाव आयोग ने जो लिस्ट जारी किया, कह सकते हैं कि झारखंड में चौथे चरण से चुनाव होने हैं। तो फिलहाल अभी इस पे अगर जल्दबाजी नहीं भी होती है तो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क ये पड़ता है कि जिस तरह से बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, अब उनके उम्मीदवार हर दिन जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं और जनता की बातों, अपनी बातों को जनता के बीच में रख रहे हैं। तो अगर बाद में कांग्रेस या महागठबंधन या जेएमएम जो भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करती है, उन्हें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, उन्हें थोड़ा सा तकलीफ उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक दल का उम्मीदवार पहले से जनता के बीच में, और अभी तक जो संशय की स्थिति बरकरार है, यह महागठबंधन के लिए आने वाले समय में कहीं ना कहीं तकलीफ दे हो सकता है। और जिस सीट पर वो जीतने का दावा कर रहे हैं, या फिर 14 के 14 सीट पर महागठबंधन भी दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, तो ऐसे में कठिनाई और जो विरोधाभास है वो सामने निकल करके आएगा। यानी हवा तो पहले से चलना शुरू हो गया है कि किसके पक्ष में यहाँ पे चुनाव जीतेंगे। आपने देखा था कि जो राजनीति स्थिति है झारखंड की, ये राजनीति स्थिति इस बात का गवाह बन रही है कि जनता, नेता तो असमंजस में है, जनता भी अभी भी असमंजस में है, क्योंकि पार्टी ने अभी तक वो तमाम फैसले नहीं ले पाए जो इन्हें लेना था। इन्हें तो फैसले पहले ही ले लेना था, लेकिन अब तक आखिर कारण क्या है फैसला नहीं लेने का, वो तमाम चीजें पर नेताओं के साथ क्षेत्र की जनता भी रख रही। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर सीट शेयरिंग और अगर लेट हुआ तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएगी, खास करके महागठबंधन के लिए, कि महागठबंधन ने अभी तक जो फैसला ले लेना चाहिए था वो फैसला नहीं ले पाया था। ऐसे में कह सकते हैं कि झारखंड का जो डगर है महागठबंधन के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि अभी जो महागठबंधन के जो नेतृत्व कर रहे थे यानी झारखंड में, तो हेमंत सोरेन थे। हेमंत सोरेन ने फिलहाल कह सकते हैं कि अभी न्यायिक हिरासत में, और ऐसे में अगर कोई फैसला लेती है पार्टी तो फिर उसमें असमंजस की स्थिति हो जाती है। और कहीं ना कहीं जो दल है, शिबू सोरेन की बात करें, क्योंकि जेएमएम का मुखिया है, सुप्रीमो है, और उनका स्थिति अभी ठीक नहीं है, थोड़ी बातों को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती है। तो ऐसे में कल्पना सोरेन अब आगे आई है। अब कल्पना सोरेन जब आगे आई है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि महागठबंधन की बैठक में वो शामिल हो रही। कल आपने देखा कि किस तरह से, तो माफ कीजिएगा, रविवार को जब राहुल गांधी महाराष्ट्र में, मुंबई में अपनी नया यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा का जब समापन कर रहे थे, तो उसमें महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, या फिर जो पूर्व सांसद रह चुके हैं और केंद्र में मंत्री रह चुके सुबोध कांसा, वो भी मुंबई गए थे। तो ऐसे तमाम चीजें हैं, वहां गए, सिर्फ मुंबई में महागठबंधन के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने सीट शेयरिंग पर भी चर्चा की है, लेकिन फिलहाल कुछ अभी बनता नहीं दिख रहा कि झारखंड में कब सीट शेयरिंग का मामला क्लियर हो पाएगा महागठबंधन की तरफ से। तो ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि अगर देर करती है तो इसका नुकसान सीधे तौर पर महागठबंधन को उठाना पड़ सकता है। पूजा, आशा, जिस तरीके से अभी फिलहाल जो खबरें सामने आ रही है, यहाँ पर कोल्हान की 2 सीटों पर मामला अटक रहा है, या अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर गिरिडीह में भी मामला फंस रहा है और साथ ही साथ लोहरदगा में भी मामला फंस रहा है। इन 2 सीटों को लेकर के पूरी तरीके से अगर झारखंड गठबंधन की बात करेंगे तो इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इसको लेकर के जेएमएम और कांग्रेस के बीच समन्वय नहीं बैठ पा रहा है। यहाँ पर गिरिडीह से भी जेएमएम के पास कई सारे लोग हैं, लेकिन बात यहाँ पर ये आ रही है कि अगर हम लोग सिंहभूम की भी बात करेंगे, यानी कि चाईबासा की अगर हम बात करते हैं, तो चाईबासा जो है वहां पर भी जेएमएम चाहती है कि उनके प्रत्याशी उतरे विधानसभा समीकरण को देखते हुए। वहीं लोहरदगा की अगर बात करेंगे तो वहां पर जो यहाँ पर समाज का समीकरण बनता है, यानी कि आदिवासी बहुल क्षेत्र लोहरदगा को माना जाता है, वहां पर भी जेएमएम चाहती है कि उनके प्रत्याशी उतरे। इस वजह से समन्वय नहीं बैठ पा रहा है। देखिए, समन्वय तो बैठाना होगा, अगर समन्वय नहीं बैठाती है तो इसका तकलीफ उन्हें झेलना है,
क्योंकि जनता तो जब वक्त आ गया तब वोट करेगी। फिलहाल जिस तरह से आपने कहा कि 2 सीटों पर मंथन जारी है और ये 2 सीटों पर कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां लड़ने का विचार कर रही है। ऐसे में हम 2 बात आपके अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह आदिवासी इलाका बहुत कम क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आदिवासियों की संख्या है, क्योंकि झारखंड ट्राइबल एरिया जरूर है, ट्राइबल स्टेट जरूर है, लेकिन बहुत कम ऐसे जिले में जहां पर ट्राइबलों की संख्या अधिक है। अगर हम गिरिडीह की बात करें तो वहां पर संख्या थोड़ा कम है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि जेएमएम वहां पर थोड़ा मजबूत स्थिति में, और अगर वहां पर कांग्रेस चुनाव अगर लड़ती है तो कांग्रेस के मुंह खाने पड़ सकते हैं, इसलिए कि कांग्रेस ने कभी वहां पे चुनाव तो लड़े हैं लेकिन जीत का जो आंकड़ा है थोड़ा कम छूते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात आपने कहा कि संथाल की जो सीटें हैं, ये माफ कीजिएगा कोल्हान की, तो कोल्हान में या संथाल में दोनों जगह पर एक ट्राइबल इलाका है, दोनों जगह आदिवासियों की संख्या अधिक है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो स्थिति अभी फिलहाल जो बनी हुई है झारखंड में, वहां पर ट्राइबल होने के कारण जेएमएम काफी मजबूत है। और अगर जेएमएम इस मांग को अपने पार्टी स्तर पर रख रहे हैं, अपने पार्टी के फोरम पर रख रहे हैं या महागठबंधन के फोरम पर रख रहे हैं, तो उसका मानना भी जायज है, क्योंकि आपने देखा था कि जब उपचुनाव हुए थे तो उसमें उपचुनाव में विधानसभा के जो उपचुनाव में गिरिडीह की बात कर रहे हैं हम, तो गिरिडीह में आपने देखा था कि जेएमएम ने वहां पर 2 बार उपचुनाव जीतने का काम किया, और ऐसे में कह सकते हैं कि फिर वहां पर उपचुनाव होंगे, तो ये लग रहा पार्टी को कि उपचुनाव भी महागठबंधन तरफ से जेएमएम भी लड़े और गिरिडीह में, और अगर लोकसभा की बात कर रहे हैं तो लोकसभा भी जेएमएम, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है और कह रही है कि एक ही सीट पर आप वहां पे चुनाव लड़िए, 1 सीट आप हमको दे दिया। अब रहा बात कोल्हान की, तो कोल्हान में आपने देखा कि किस तरह से दोनों पार्टियां मजबूत है। पिछले अगर 2 महीने पहले की अगर हम बात करें तो कोल्हान एक ऐसा एरिया है जहां पे अमित शाह आकर के वहां पे अपने चुनावी बिगुल को 3 महीना पहले फूका था, और ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी लगातार वहां पे जो एसटी पूरी ताकत जो है वो झारखंड में दिखाने का प्रयास किया था। अगर हम बात करेंगे चुनाव से पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी झारखंड का दौरा किया था और कई सारी सौगातें दी थी, लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सीता सोरेन की, तो सीता सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। इस पर चर्चा करने से पहले हम आपको सभी राजनीतिक दलों के बयान को सुनाते हैं, जो कि जेएमएम, कांग्रेस और साथ ही साथ यहाँ पर सीता सोरेन ने जो बयान दिया है, जो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बयान दिया है, वो सारी चीजें हम आपको पहले सुनाते हैं, उसके बाद नौशाद हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए सबका स्वागत है, और सीताराम के पास आएंगे तो स्वाभाविक है सबका स्वागत है, उसमें क्या दिक्कत है सर। लेकिन लंबे अरसे से आप लोग लगे हुए थे इसमें कि सोरेन परिवार का कोई सदस्य बीजेपी में आया। लंबे अरसों से तो मैं नहीं जानता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता ग्रहण की और उनकी स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। क्या जिम्मेदारी देंगे सीता जी को? आप जिम्मेवारी तो आने वाला कल है, अभी तो ज्वाइन की है, अब काम करेगी। संसदीय चुनाव लड़ने की चर्चा है उनका बीजेपी के टिकट पर दुमका से। अब ये केंद्रीय जो चुनाव समिति है वो तय करती है ना, उस पर तो हम तय नहीं करते हैं। झारखंड की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा इसका, जेएमएम पे, बीजेपी पे क्या असर पड़ेगा? देखिए इतना बात तो तय है कि अब ये तो स्पष्ट हो चुका है कि हमने लगातार कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक या कांग्रेस के भी विधायक अपनी ही सरकार से लोग दुखी हैं, नाराज चल रहे हैं, और उनको संभालने के लिए पिछले दिन आप देखें कि रायपुर और कहाँ बेंगलोर ले गए, जबकि उनकी सरकार थी, कोई यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं थी। तो लगा कि भाई किनके डर से भाग रहे हैं, तो आप लोग उस समय पूछ रहे थे, उन्होंने कहा कि इनको अपने लोगों से इनको डर कि कहीं उनको लोग छोड़ ना दें, और इसलिए आपने देखा कि जो वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ की परिस्थिति क्या है, सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, वो तो हमसे बेहतर आप सीता सोरेन बता सकती हैं। और उनको जगह नहीं मिला, उससे भी नाराजगी उनकी कहा जा रहा है, नाराज चल रही। क्या लगता है पार्टी में उनकी अपेक्षा, एक परिवार होने के नाते, बड़ी बहू होने के नाते अपेक्षा? देखिए इस पर तो मैं कोई राय नहीं दे सकती, क्योंकि मैं कोई निर्णय लेने, मेरे द्वारा कोई निर्णय लिया तो नहीं गया है, या कोई ऐसी कमेटी में भी नहीं थी। क्यों हुआ उसके बारे में मैं कुछ बोलने में अभी असमर्थ हूँ, लेकिन जो भी हुआ दुखद है पार्टी के लिए,
लेकिन पार्टी एक परिवार जैसा ही है, सारे लोग मिलकर अभी जो भी निर्णय लेंगे तो क्या कहूँ, अभी चूंकि इलेक्शन भी सर पे है, MP इलेक्शन है, फिर MLA इलेक्शन है, और जिस तरह से हमारी पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है, आपने देखा होगा कि हर तरफ इस गठबंधन को लोग पसंद कर रहे हैं, और माननीय हेमंत सोरेन जी ने गुरुजी के दिशा निर्देश पर जो भी काम किया, और अभी माननीय चंपई सोरेन जी भी उन अधूरे काम को भी पूरा कर रहे हैं, तो इससे जनता अंतिम व्यक्ति तक बहुत अच्छा मैसेज है। और जिस तरह से महिला, बच्चों, बुजुर्गों और हर तबके का ध्यान रखा गया और विकास पहुंचाया जा रहा है, और इतनी योजनाएं लॉन्च की गई हैं कि जनता चाहती है कि दोबारा झारखंड मुक्ति मोर्चा ही जीत कर आए, गठबंधन की सरकार हमारी जैसी है वैसे चले। तो ऐसे में इस तरह का निर्णय मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी है, शायद मैं क्या कह सकती हूँ, उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन पार्टी में हूँ इसीलिए मैं भी दुखी हूँ इस निर्णय से। तो बहुत बड़ा है और जवाब भी बहुत बड़ा होना चाहिए, और मैंने 14 साल तक पार्टी की सेवा की। 14 साल में जो मुझे मिलना चाहिए था सम्मान, वो सम्मान आज तक नहीं मिला, जिसके कारण ये बहुत बड़ा फैसला मुझे लेना पड़ा। मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी का बनाया हुआ, उनका मेहनत किया हुआ, उनकी ज़मीन बनाई हुई, और हम आज तक अछूते ही रहे हैं। हमें किसी तरह का पार्टी से कोई सम्मान मिला नहीं मिला है, जिसके कारण आज ये फैसला मुझे लेना पड़ा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जिस तरह से हमने देखा कि आए दिन पूरे भारत की दौरा कर रहे हैं, विदेशों में भी भारत का नाम है प्रधानमंत्री जी की वजह से, तो इसी चीज़ को देखते हुए विश्वास और आस्था JP नड्डा जी, अमित शाह जी, देवेंद्र फडणवीस जी, उन सब का राय मिलेगा, उन सब का साथ मिलेगा, और हमको झारखंड को बचाना है। कि इस तरह से झारखंड में हम लोग देख रहे हैं आए दिन ज़मीन की लूट हो रही है। जल जंगल ज़मीन के लिए झारखंड बना था, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी हमारे सभी भाई जो है कि उनका जीवन अब खतरे में है, तो उनको बचाने के लिए हमने आज यहाँ मोदी जी के समक्ष उपस्थित हुए। सोरेन जी का स्वागत है, उसका पार्टी तय क्या कोई बड़ा पद मिलने जा रहा है या फिर कोई पार्टी तय करेगी। पार्टी में वो मेरी जो जानकारी है वो बिना किसी कंडीशन के इस पार्टी में आई। क्या लोबिन हेम्ब्रम के भी अब बारी है? ये तो भविष्य बताएगा कि चंपई होंगे कि लोबिन होंगे, ये तो भविष्य बताएगा, क्योंकि कल्पना भाभी जब मुख्यमंत्री पद के लिए गांधी में अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो चंपई जी क्या करेंगे, ये भी एक बड़ा विषय है कि आंदोलन जारी की पार्टी रहेगी, ये पार्टी आयातित लोगों की होगी। नौशाद, तो आपने साफ तौर पर निशिकांत दुबे को भी सुना, जहां पर उन्होंने सीता सोरेन का स्वागत किया है। सीता सोरेन ने बीजेपी के सभी राष्ट्रीय जो लोग हैं उन सभी लोग नेतृत्व को यहां पर उन्होंने धन्यवाद दिया है। लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपसे इस मुद्दे से जुड़ा हुआ रहेगा कि आखिर कितना नुकसान JMM को यहां पर हो सकता है सीता सोरेन के जाने से? नौशाद, देखिए पूजा, हम अभी सीता सोरेन की उन बयान को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि 14 साल तक हमने पार्टी का सेवा किया और पार्टी ने मुझे क्या फल दिया। एक कहावत हमने पढ़ी थी बचपना में और अपने बुजुर्गों से भी सुना है कि घर का भेदी लंका ढाए। ये ऐसे मुहावरे हैं और ये मुहावरे फिट बैठता है। जब कोई व्यक्ति किसी पर बहुत भरोसा करके अपनी बात को बताता है और व्यक्ति उसी बात को किसी दूसरे व्यक्ति के पास बताता है, तो निश्चित तौर पर आप मान लीजिए कि आप अपने ही घर का भेदी बन करके दूसरे के घर का लंका ढा रहे। ये वही कहावत है जो आज सामने आया। और अगर सीता सोरेन आज बीजेपी का दामन थामी है तो निश्चित तौर पर पार्टी के अंदर
उसे कहीं ना कहीं बीजेपी उसे भगाने का काम करेगी और पार्टी में अब तक क्या कुछ चला है वो सीता सोरेन से सारी जानकारियां अपने पास रखेंगे। ऐसे में कह सकते हैं कि सीता सोरेन ने जो खेल खेली है, राजनीति में ये खेल तो चलता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि राजनीति सिक्का का दो पहलू कहते हैं, जहां चिट होता है वहां पट भी होता है, लेकिन इतना जोर से कोई चिट और पट तुरंत पलटी मारेगा ये कोई देखा नहीं जा समझ नहीं सकते। 14 साल एक लंबा सफर करता है उन्होंने किया है, 3-3 बार की विधायक रही है और ऐसे में कह सकते हैं कि पार्टी के अंदर से जो सम्मान मिलना चाहिए उसे नहीं मिल पाया। आपने देखा कि किस आप सभी जानते हैं कि शिबू सोरेन कौन है, सीता सोरेन शिबू सोरेन की बड़ी बहू है और दुर्गा सोरेन शिबू सोरेन के बड़े पुत्र है। ऐसे में कह सकते हैं कि दुर्गा सोरेन जब जीवित थे, उनकी जब राजनीति शुरुआत हुई थी तो उन्होंने युवाओं को जोड़ने का काम किया था, पार्टी को आगे ले जाने का काम किया था, क्योंकि शिबू सोरेन जानते थे कि दुर्गा सोरेन कितने काबिल है और उसकी काबिलियत पर कोई शक नहीं किया जा सकता। आज यही वजह है कि आधा उन्होंने जिस तरह से अपने जीवित रहते हुए पार्टी को मजबूत करने का काम किया, आज पार्टी का स्तर इतना ऊंचा हो गया कि आज पार्टी 3-3 बार झारखंड के सत्ता पर काबिज रहे हैं। शिबू सोरेन भी 2 बार मंत्री बने और ये अगर बात करें हेमंत सोरेन तो इन्होंने भी 2 बार मुख्यमंत्री बना है, यानी 14 और फिर 19। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अगर जिस तरह से आप पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी को एक पार्टी का वरिष्ठ सदस्य होने के नाते जब वो देहांत हो जाते हैं और जब उनकी जगह पर उनकी पत्नी को टिकट दिया जाता है और पत्नी टिकट देने से पहले उनको मंत्री पद में दिया जाता है और मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, लेकिन जब अपने ही घर के लोग इस तरह का, सीता सोरेन यानी साफ संकेत कर रही है कि हमने इतना मेहनत किया, हमें क्या मिला, कुछ नहीं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सीता सोरेन की राजनीति उन्होंने अपनी बातों को रखा कि 14 वर्ष उन्होंने यहाँ पर पार्टी को दिया, लेकिन पार्टी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, इस वजह से अब उन्हें बीजेपी का दामन थामना पड़ गया है। शिबू सोरेन ने बहुत मेहनत से यहाँ पर सभी लोगों को एकजुट रखने का प्रयास किया, लेकिन अब धीरे धीरे कर सभी लोग छूटते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर से साफ तौर पर समझ में आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद नौशाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, बात करेंगे बिहार में सीट शेयरिंग के बाद हो रहे बवाल पर। एक तरफ बिहार एनडीए ने सबसे पहले सीट शेयरिंग पर आपको बता दें कि प्रतिद्वंदियों को यानी कि महागठबंधन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया है और एक बढ़त हासिल कर रही है। वहीं सीट शेयरिंग के बाद अब विवाद भी गहराता जा रहा है। एक तरफ पशुपति कुमार पारस ने गठबंधन के एक भी सीट नहीं मिलने के बाद विरोध में मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय लोक मंच के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी नाराजगी की खबरें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि केवल एक सीट मिलने से उपेंद्र कुशवाहा नाराज है। भाजपा आलाकमान उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को लेकर काफी ज्यादा सतर्क है। वहीं आपको बता दें कि बिहार के प्रभारी महासचिव विनोद मंगलवार को उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे। इन दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई, लेकिन माना जा रहा है कि विनोद ने भाजपा आलाकमान नेताओं का संदेश कुशवाहा तक पहुंचा दिया है। बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने पहले 3 और फिर 2 सीटों की डिमांड रखी थी। कुशवाहा चाहते थे कि उन्हें सीतामढ़ी या फिर सुपौल में से कोई एक सीट दे दी जाए, लेकिन सीट शेयरिंग की घोषणा हुई तो उनकी मांग को एक तरह से अनसुनी कर दी गई और उन्हें केवल एक सीट दी गई। इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी संजय मौजूद है, लेकिन हम सबसे पहले आपको तमाम लोगों के बयान को सुनाते हैं। पशुपति पारस ने इस्तीफा देने के बाद क्या कुछ कहा है।
कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी तो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। नहीं हुआ है, मैं बहुत पुराना इलाज था। नहीं, देखिए अब पूरी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन मैं इतना कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सबका सम्मान करती है और सबको अवसर देती है। भारतीय जनता पार्टी पुराने लोगों का सम्मान करती है, नए लोगों का भी स्वागत करती है, नए लोगों को भी अवसर देती है। आज उन्हीं के परिवार से माननीय चिराग पासवान जी, जिनके पिताजी के जाने के बाद उनको अवसर मिलना चाहिए था, लेकिन इनको अवसर देते रह गया पार्टी। कैबिनेट मिनिस्टर ये रहे। अब अवसर बदलता है, मिलता है, सम्मान सबका होगा, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबको लेके चलते हैं और सभी सहयोगों को उचित सम्मान उचित समय पर देते हैं। उनका ये कहना है कि मैं हाजीपुर से लड़ूंगा, क्या मायने निकाले जाए? देखिए, आपस में सहमति बनानी चाहिए और हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व तो संजय, आपने साफ तौर पर पशुपति पारस को भी सुना और साथ ही साथ डिप्टी सीएम को भी सुना। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे संजय, तो इन सारी चीजों को लेकर के काफी ज्यादा चर्चाएं सामने आ रही है। जहां एनडीए ने अपनी सीट शेयरिंग को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है, जहां पर अभी भी इंडिया गठबंधन की ओर से कोई तैयारी नहीं है सीट शेयरिंग को लेकर के। लेकिन इन सारी चीजों के बीच जो अभी फिलहाल चर्चा सामने आ रही है कि यहां पर पशुपति पारस ने मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया है, केंद्रीय मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ 1 सीट दी गई है। उन्होंने 3 सीटों की पहले डिमांड की थी, फिर उन्होंने 2 सीट का डिमांड किया, लेकिन उनकी बातों को पूरी तरीके से अनसुना कर दिया गया है। ये इससे साफ तौर पर क्या कुछ बातें सामने आ रही है संजय? देखिए पूजा, बिहार में जब से चुनावी घोषणाएं हुई है, चुनाव में तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो मनाने और रूठने का कवायद जो है वो शुरू से चल रहा है। जब से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ था, उससे पहले रूठने और मनाने का कवायद चल रहा था। पहले चिराग पासवान और फिर उसके बाद पशुपति पारस। चिराग पासवान को 5 सीटें मिली और उसके बाद जो है पशुपति पारस को दरकिनार कर दिया गया है बीजेपी के साथ। बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, ऐसे में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका किस तरीके से निभा पा रही है ये तो सामने दर्शकों को है। ऐसे में कहीं ना कहीं पशुपति पारस होकर नाराज होकर पार्टी से गठबंधन से बीजेपी के साथ गठबंधन उन्होंने तोड़ लिया है। अब कैबिनेट मंत्री से बीजेपी जो केंद्रीय मंत्री से उन्होंने पहले इस्तीफा दिया, फिर उसके बाद जो है उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज थे। वो पूरी तरीके से मीडिया से दूरी बना लिए थे और मीडिया से दूरी बनाकर उन्होंने साफ तौर से निर्देश भी दे दिया था अपने पार्टी के नेताओं को कि किसी से भी मीडिया से बात नहीं करनी है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में थे, पत्रकारों से दूरियां बना ली और उपेंद्र कुशवाहा को अब जाकर जो खबरें हमारे सामने आ रही है कि मना लिया गया है, क्योंकि अब उन्हें विधान परिषद का एक उनके पार्टी से कोई एमएलसी बनेंगे और अभी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह भी मिलेगी बिहार कैबिनेट में। तो ऐसे में अब वो पशुपति पारस के बाद नाराज तो हो चुके हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा मान चुके हैं। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े से उन्होंने मुलाकात की, पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, फिर उसके बाद बिहार प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात हुई और उनके जो मांग थी 3 सीटें
जिसमें से 2 सीटों पर भी मोहर नहीं लगी, मात्र 1 सीट है। लोकसभा में 1 सीटें मिल चुकी है, लेकिन अब बिहार कैबिनेट में उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, उनके पार्टी से एक नेता को, और वो भी विधान परिषद से एमएलसी बनाने के बाद उन्हें एक बिहार कैबिनेट में मंत्री दिया जाएगा पूजा। तो ऐसे में इस तरह से रूठने और मनाने की कवायद बिहार में चल रही है, और अभी भी जो है पशुपति पारस नाराज हो चुके हैं, पटना पहुंच चुके हैं, मीडिया से उन्होंने दूरी बना ली है, अपने नेताओं, अपने प्रवक्ताओं को भी मीडिया से दूरी बना ली है। ऐसे में कुछ लोग हैं, आम लोग हैं यहाँ पर, बिहार के नागरिक हैं, वोटर हैं पटना के, तो ऐसे में उनका रुझान किस ओर होगा, सीधे हम उन लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं और सीधे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस बार पशुपति पारस नाराज हो गए हैं, तो क्या लगता है बीजेपी को नुकसान होगा? चिराग पासवान भले पशुपति पारस के साथ है, माफ कीजिएगा, बीजेपी के साथ है, तो क्या लगता है कि पशुपति पारस के ना रहने से बीजेपी को नुकसान होगा? देखिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं, इंडिया और महा इंडिया गठबंधन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं। तो क्या लगता है पशुपति पारस के नाराज होने से बीजेपी को नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा, 400 पार होगा, अब की बार 400 पार होगा। तो देखिए लोग ये कह रहे हैं कि 400 पार होगा पूजा, और सीधे तौर पर और कुछ लोग हैं वोटर, उनसे हम बात करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? अरवल के रहने वाले। अरवल कौन सा लोकसभा सीट पड़ता है? कुर्था क्षेत्र से है। लोकसभा कौन सा है आपका? जहानाबाद। तो क्या लगता है कि पशुपति पारस के नाराज हो जाने से चिराग पासवान को नुकसान होगा? थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत। पशुपति चिराग को फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। तो देखिए पारस को कुछ फर्क पड़ेगा उनके चाचा के नाराज होने से, अगर इंडिया गठबंधन में जाते हैं। पशुपति पारस अगर बीजेपी से अलग हो चुके हैं, तो क्या चिराग पासवान को नुकसान होगा? ये सर, चिराग पासवान का क्या नुकसान होगा? चिराग और जो मतलब है, जो दोनों अपने चाचा दे हैं, उसमें साथ में अगर दोनों मिल के साथ निभाते हैं तो बहुत बड़ा बात होगा। अगर उसमें नहीं हो सकता है तो फिर बहुत बीजेपी को नुकसान होगा। क्या कुछ तो नुकसान होगा? नुकसान होने वाली कुछ बात नहीं है। इनको क्या बिगाड़ेंगे पशुपालक जी? कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इसका अब की बार 400 पार है, कहने का मतलब है कि 400 पार है। तो 400 पार का नारा लगा रहे कुछ और लोग भी हैं, क्या कहते हैं? पशुपति पारस के अलग होने से चिराग को नुकसान होगा, बीजेपी को नुकसान होगा? कोई भी नुकसान नहीं होगा। चिराग का कोई नुकसान होगा? कुछ नहीं। तो देखिए लोगों की ये रुझान। तो देखिए पूजा, ये रुझान लोगों का है, और सीधे तौर पर ये रुझान कहीं ना कहीं मोदी के लहर है, और 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया है उसको लेकर आम लोगों के अंदर भी उत्साह है, और पशुपति पारस के जाने से कोई नुकसान नहीं होगा। तो भले बिहार में रूठने और मनाने की कवायद तो है, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या कहेंगे, क्या पशुपति पारस के बाहर जाने से चिराग को नुकसान होगा, बीजेपी को नुकसान होगा? चिराग के कोई नुकसान नहीं होगा सर, कोई नुकसान नहीं चिराग के होगा। बीजेपी को? बीजेपी के पहुंचेगा नहीं, बीजेपी के नुकसान नीतीश से है, न तो आप कोई चीज से नहीं है। नीतीश कुमार के आने से नुकसान? हाँ, नीतीश कुमार को आने से बीजेपी को नुकसान है। क्यों? वजह क्या है नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार वो अफसर, अब गरीब आदमी को कमाने वाला, दारू पिए वाला को रोक दिया है, पकड़ लेता है, पुलिस को पकड़ लेता है। अब गरीब आदमी कमाएगा तो 50 एक थकल पैदार रहेगा, तो पलटू चाचा है तो जो क्या करेगा तब। लेकिन नुकसान नीतीश कुमार से बीजेपी का है। तो नीतीश कुमार को नुकसान होगा, तो इसको खामियाजा तो बीजेपी को भुगतना होगा। हाँ, बीजेपी को भुगतने पड़ेगा। हाँ, नीतीश को मतलब करने से बीजेपी को भुगतने पड़ेगा। बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। क्या कहेंगे कुछ लोग हैं? नीतीश कुमार को आने से एनडीए में बीजेपी का नुकसान है। इसलिए नुकसान है कि ये तो कम सीट बदल के चल जाएंगे। मान लिया जाए अगर केंद्र में ऐसा नहीं होगा, सरकार बनाने में अगर उनकी 15 सीट अगर घट रही है, उस अवस्था में नीतीश कुमार भाग जाएंगे उधर। इसलिए बीजेपी को जहां भी इनको गठबंधन में पड़ा है, इनको बीजेपी नुकसान करे। यदि बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है। तो जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है, वो 400 पार होगा बिहार में? बिहार में नहीं होगा, पूरे इंडिया की बात है। इंडिया में 400 तो पार होगा।
तो कह रहा है कि नीतीश के साथ रहेंगे तब तो नहीं नहीं, नीतीश को से असर नहीं पड़ेगा, लेकिन नीतीश आने से बीजेपी यहाँ बिहार में कुछ डैमेज करेंगे। तो देखिए 40 जो सीटें हैं उसमें नीतीश के आने से डैमेज हो सकता है पूजा, ये लोगों का कहना है। कहें कि नीतीश कुमार से नाराजगी है लोगों को, लेकिन बिहार में जो है पशुपति पारस अब एनडीए इंडिया गठबंधन की ओर रुख कर रहे हैं। पटना वो पहुंच गए, लेकिन मीडिया से उन्होंने दूरी बना ली है और अब वो लालू से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अभी शाम में ही उन्हें लालू प्रसाद यादव से मिलना था, लेकिन लगता है कि वक्त नहीं मिल पाया। अब कल ही मुलाकात लालू प्रसाद यादव से हो सकती है पशुपति पारस को, और उसके बाद पशुपति पारस जो है आगे का रुख करेंगे कि आखिर उन्हें करना क्या है। क्या वो इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, क्या एनडीए के साथ जाएंगे, माफ कीजिएगा एनडीए के साथ रहेंगे या इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। पशुपति पारस अब इस सोच में पड़ चुके हैं कि आखिर उन्हें करना क्या है, आखिर उनका अगला स्टेप क्या होगा। पशुपति पारस को अलग होने से क्या बीजेपी को नुकसान हो सकता है, ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से बिहार में चुनावी घोषणाएं हुई हैं, तब से रूठने और मनाने की कवायद चल रही है बिहार में, चाहे वो पशुपति पारस हो, चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, तमाम लोगों को मनाने की कवायद चल रही है। भले अब 2 लोग तो मान गए, पशुपति पारस नहीं मान पाए, यानी 3 लोगों में से चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को मना लिया गया, लेकिन अब जो है पशुपति पारस नाराज है, उन्हें एक भी सीट नहीं मिली है। जो फॉर्मूला तैयार किया गया है वो 16 और 17 की है। बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में बिहार में भी है और बड़े भाई की भूमिका में उन्होंने 17 सीटें अपने खाते में रखा है। 16 सीटें जो है वो 16 सीटें जदयू के खाते में है, 5 सीटें चिराग पासवान के खाते में और 1 उपेंद्र कुशवाहा, तो 1 जीतन राम मांझी के खाते में। तो ऐसे समीकरण बदला है। इस बार का समीकरण कुछ अलग है, क्योंकि जो कई लोग नए चेहरे भी उम्मीदवार उतार सकता है भाजपा के चेहरे से, और कुछ जदयू भी नए उम्मीदवार दे सकते हैं। ऐसे में पूजा जी पर जिस तरीके से जनता से भी आप लोगों ने बात करने की कोशिश की और उनका कहना है कि नीतीश कुमार से सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है बीजेपी की, और यहाँ पर आप लोगों से बातचीत करने की और कोशिश करिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी फिलहाल पशुपति पारस काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं और इसके वजह से काफी ज्यादा डैमेज जो है वो लोकसभा चुनाव के दौरान हो सकता है। ये भी आशंकाएं जो है वो लगाई जा रही है। जनता से और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए इस मुद्दे को लेकर। सवाल फिर से दोहराएंगे पूजा? संजय, हम चाहेंगे कि आप जनता से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करें और जो नाराजगी है, जिसको आपने अभी जिस तरीके से बातें सामने आई कि उपेंद्र कुशवाहा मान गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दरार सी नजर आ रही है पूरे एनडीए गठबंधन के बीच पशुपति पारस के जाने के इस्तीफा देने से और कई ऐसी चीजों को लेकर के। संजय, जनता से जरूर इसको लेकर बातचीत करिए। देखिए, कुछ और युवा हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या लगता है पशुपति पारस के जाने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है क्या? नुकसान तो नहीं होगा। चिराग भैया जिंदाबाद। चिराग भैया का उनको हटने से, पशु पारस को हटने से कोई नुकसान नहीं है। मोदी जी का भी कोई नुकसान नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हो गए थे, लेकिन मना लिया गया। तो क्या लगता है कि उससे कुछ बीजेपी को नुकसान होगा? कुछ नहीं नुकसान होगा, कुछ नहीं। चिराग भैया जितने रहेंगे मोदी जी का कल्याण ही होगा, बढ़िया ही होगा। चिराग पासवान हनुमान है, तो हकीकत में हनुमान है, जंगल चीर के निकलेंगे। हनुमान है सो हनुमाने हैं। और चिराग भैया ऐसा पढ़ल लिखल नेता भी कोई नहीं है, न ही नीतीश है, न तेजस्वी है, न पशु पारस है, ये सब कोई नहीं है। फालतू चाचा ही तो है, आखिर पार्टी से है तो चाचा है तो रामविलास का देन है कि मतलब वहां तक पहुंच गए हैं। और उन्हीं का काम है कि इनका तोड़ देना, इनका बेटा को गिरा देना, सरकार को गिरा देना, उन्हीं का काम है। लेकिन नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ आ गए हैं, तो नीतीश कुमार के रहने से फायदा हो जाएगा बीजेपी को? हाँ, होबे करेगा, होगा नहीं का है। वो अभी भी मतलब बिहार में कौन ऐसा काम नहीं किए हैं। बिजली लाए, सब कुछ लाए, ला ही रहे, नहीं कैसे ला रहे हैं। विकास वो भी किए है, ऐसा नहीं है कि नीतीश नहीं विकास किया। नीतीश भी विकास किए, बाकी उतना भी नहीं विकास किए, गलत कर दिए, बहुत चीज गलत भी किए, कुछ सही भी किए है। पलटे सबसे शिकायत इनका है पलटने का। जाने पलरा भाली देखते हैं उन्हीं भाग जाते हैं। तो देखिए, लोगों के अंदर जो कुछ नाराजगियां हैं वो तो दिख रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं
जो नीतीश कुमार ने अच्छे काम भी किए हैं तो कुछ गड़बड़ भी किए हैं। ये सीधे तौर पर पूजा कहना है लोगों का। आम लोगों के अंदर चिराग पासवान को लेकर काफी उत्साहित है और चिराग पासवान को हनुमान बता रहे हैं बीजेपी का। तो ऐसे में बीजेपी के हनुमान जो है वो कितना कारगर होंगे ये तो लोकसभा के रिजल्ट के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि जो 400 पार का मिशन बीजेपी ने रखा है वो मिशन में बीजेपी कितनी कामयाबी होगी। क्योंकि आम लोग तो जरूर इस बात को अब कहने लगे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। ये कहना 400 पार, अब ये तुम कि चाचा भतीजे के बीच जो अभी फिलहाल दरार नजर आ रही है, जनता बहुत क्लियर इन दरार को लेकर के कि आखिर किसके समर्थन में उन्हें जाना है। देखिए चाचा भतीजे के अंदर जो दरार है वो दरार क्या लगता है फायदा पहुंचेगा या नुकसान पहुंचेगा? वो नरेंद्र मोदी का भी वोट, उनके ऊपर वोट पूरे हिंदुस्तान में पड़ रहा है। किसी को आने से नहीं नुकसान हो रहा है न फायदा हो रहा है। नरेंद्र मोदी के नाम पर इस बार पूरे हिंदुस्तान में जहां से उम्मीदवार हाजीपुर से अगर चुनाव लड़ेंगे, हाजीपुर से पशुपति पारस अगर इंडिया गठबंधन में जाकर लड़ते हैं कोई असर नहीं पड़ेगा, वोट कटेगा उनका। हाँ, वोट तो कुछ कटेगा। ऐसा बात तो नहीं है कि 5 साल वहाँ सांसद रहे हैं, क्योंकि वहाँ सांसद रहे हैं तो कुछ भी तो अपना वहाँ वोट बनाए होंगे। ऐसा बात तो नहीं है कि एकदम जीरो पर आउट हो जाएंगे। और जो भी वोट आएगा तो चिराग पासवान का कटेगा ही। चिराग पासवान निकाल लेंगे जी, हाजीपुर से चिराग पासवान निकाल लेंगे। कितना कुछ होगा, मतलब पशुपालन काटबो करेंगे वोट ना तो वो निकाल लेंगे, वो जीतेंगे, वो हाजीपुर से हारेंगे नहीं, वो एकदम जीतेंगे हाजीपुर से। एकरा में उनका में कोई शक नहीं है। हम तो हाजीपुर के हैं नहीं, हम तो अरवल जिला के हैं, बाकी जीतेंगे हाजीपुर से। वहाँ का जनता के देखे हैं मोमेंट कि चिराग पासवान निकलेंगे, पशुपारस नहीं है। हाँ, घूमे हुए क्षेत्र चिराग पासवान का बहुत रिजल्ट बढ़िया है। वहाँ कोई पारस कबो भी न जिंदगी में न जीतेंगे, आज तक ले कबो जिंदगी में उनका कोई वोट न देगा, एकदम साफ बात है। जैसे कहने का मतलब पारस की एक भी वोट न है वहाँ पर। जितना चिराग का इज्जत करता है ना, उनका रामविलास के चलते जो निधन हुआ उसी चलते, उनका लड़का के चलते इतना पूजा करता है। वो सब वहाँ चिराग पासवान के बहुत इज्जत करता है, अभी भी गोड़ छू के प्रणाम करता है। वो उतना देखिए वहाँ पर भीड़ लगा हुआ था, कहाँ है हाई स्कूल, कौन तो हाई स्कूल में भीड़ लगा था ना, वहाँ कोनो नेता के ना लालू यादव के भी ना उतना भीड़ लगा हुआ हो जितना हाजीपुर में चिराग पासवान के भीड़। तेजस्वी को इससे फायदा होगा कुछ बिहार में? हाँ, कुछ फायदा होगा। तेजस्वी का खाता खुलेगा क्या बिहार में? बिहार में तो खाता बढ़िया खुलेगा उसको, नीतीश के चलते बढ़िया खुलेगा उनका। नीतीश जहाँ से नीतीश खड़ा हो गए ना, वहां से नीतीश जीत ना पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। साफा उनको यहाँ से यहाँ बदलते हैं नेता, तो भाई रोजगार तो हमें के चाहिए ना। तो क्या तेजस्वी क्या करे? रोजगार दिए हैं? हाँ, रोजगार 17 महीना में रोजगार 600 के दिए हैं ना। बिहार एसएससी का एग्जाम था भी। आरजेडी के साथ आ जाते तो बहुत फायदा है उनका होगा। हम लोग चिराग ने जो अपना लक्ष्य रखा है, चिराग ने अगर जो सोचकर गए बीजेपी के साथ, या उन्हें इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहिए था? इंडिया गठबंधन आए हैं तो बहुत बढ़िया है, खराब बात ना है। नीतीश जहाँ पलटे हैं ना, इसीलिए जनता भी एकदम गुस्सा है उनका। एगो तो दारू बंद किए हैं, पीता है हुरीन सब, गांजा उंजा पी रहा है, सब लइकन उसी चलते और लइकन बर्बाद कर दिए हैं नीतीश कुमार। गाँव गाँव दारू आप ही खुलवाए हैं, कोई दोसर कोई तो ना खुलवाया है। गाँव गाँव भट्टी था यहाँ पर 20 किलोमीटर पे, आज 40 किलोमीटर पे गाँव गाँव हीरोइन बेचा रहा है। अभी भी देख लिए पटना, इतना युवक पटना जंक्शन पे चल जाइए आप, रात में आप जंक्शन पे चल जाइएगा ना, इधर देखिएगा हीरोइन इतना बेचाता है, अभी भी यहाँ पर बेचाता है हीरोइन। इतना युवक कहाँ जाएगा? नीतीश को नुकसान होगा। नीतीश का दम पक्का है, नहीं जीतेंगे कहूँ से ना, दम कंफर्म। कितने सीट नीतीश को? नीतीश का सीट 2 एगो मिल जाए, सीटें पर उम्मीदवार खड़ा कर नहीं, 2 मिल गया तो कंफर्म है, नहीं देगा कोई। बिहार के तो जनता ना देगा, जनता पहले लेखा बुर्गक ना है, अब पहले से चनाक हो गया है। भाई स्टूडेंट का आप लाइफ न दीजिएगा तो लाइफ कहाँ से जाएगा? स्टूडेंट का पढ़ के BA ग्रेजुएशन करके क्या करेगा लड़का? स्टूडेंट क्या करेगा? कुछ करेगा? वही बात। तो देखिए लोगों के अंदर नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगियां हैं, और वो नाराजगियां अब दिखने भी लगी है पूजा। और सीधे तौर पर कुछ और लोग भी हैं, कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? हम यही कहना चाह रहे हैं कि
नेता तो अपने में गठबंधन कर लिया, लेकिन जनता तो गठबंधन नहीं कर रहा है। जनता उसको वोट के समय सबक सिखाएगा। तो इस बार जनता क्या करेगा? जनता नरेंद्र मोदी के देगा, लेकिन अगर नीतीश कुमार आए हुए हैं तो वहां से तो वोट उनको नहीं देगा। अगर प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार मंच साझा करेंगे तो क्या बीजेपी को फायदा होगा उससे या नुकसान? नुकसान ही होगा बीजेपी को नुकसान ही होगा अगर मंच पे साथ रखते हैं तो। हाँ, तो देखिए ये नाराजगी बता रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करेंगे, बिहार के लोकसभा, पूरे देश के लोकसभा की बात करें तो बिहार में 40 सीटें हैं और 40 सीटों पर अगर नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री मंच साझा करेंगे तो बीजेपी को भी इसका नुकसान सहना पड़ेगा। यानी वोटर का इस बार वोटर जो है वो चुप है और चुप का मतलब इस बार नीतीश कुमार को पूरी तरीके से जनता सबक सिखाएगी, ये कहना है बिहार की जनता का। जी पूजा। संजय, आपने सभी जनता से बातचीत भी की, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों के साथ साथ कई अन्य जानकारियां भी देने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से बिहार के समीकरण की अगर बात करेंगे तो बिहार में अब जनता जो है वो चीज़ों को समझ चुकी है और उस पर अपना वोट जो है वो डालेगी और उसके बाद 4 जून को सभी नतीजे जो है वो साफ तौर पर हमारे सामने होंगे। बढ़ेंगे अगली खबर पर और बात करेंगे बीजेपी की तीसरे लिस्ट को लेकर के। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ बीजेपी अब उत्तर प्रदेश में बची हुई अपनी 25 सीटों का जल्द ऐलान कर सकती है। आपको बता दें कि उसने पहली सूची में बीजेपी की ओर से 51 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। अब बची हुई 5 लोकसभा सीट अपने सहयोगी दल के खाते में गई है। वहीं बता दें कि जिसमें 2 यहां पर आरएलडी को गई है तो वहीं दूसरी ओर 2 अपना दल को दिया है। वहीं तीसरी ओर अगर बात करेंगे तो एक एसपी को के खाते में गई है। सूत्रों के मुताबिक बाकी सीटों पर टिकटॉक के बीच अभी काफी ज्यादा खिंचातान देखने को मिल रहा है। खबरों की माने तो इस बार भी कई बड़े चेहरों का टिकट कट सकता है और दूसरी लिस्ट में कई चौंका देने वाले नाम सामने आ चुके हैं। इसके अलावा पार्टी के 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नाम की भी घोषणा की जा सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी सतेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। हम सीधे उनका भी रुख करेंगे और उनसे भी इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा करेंगे, क्योंकि बातें सामने आ रही है जिस तरीके से सतेंद्र की यहाँ पर कई लोगों के चेहरे जो है वो कट सकते हैं, कई लोगों के चेहरों के टिकट जो है वो यहाँ पर कट सकते हैं और नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। क्या कुछ जानकारी है इस तीसरे लिस्ट के नामों पर जो फिलहाल अभी चर्चा चल रही है, सतेंद्र? जो यूपी से आने वाली है उसमें दूसरी लिस्ट जो यूपी से आने वाली है उसमें बीजेपी जो है बड़ा कई नामों का हेरफेर जिसमें देखने को मिलेगा। बीजेपी की इस लिस्ट में जो है रायबरेली से नुपुर शर्मा के नाम पर चर्चा चल रही है और साथ ही साथ मेरठ से अरुण गोविल के नाम पर चर्चा चल रही है, जो कि रामायण में राम का पाठ की भूमिका में देखे गए थे। वहीं पीलीभीत से जितिन प्रसाद का नाम चल रहा है जो उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं। ऐसे में कई बड़े नामों का कहीं ना कहीं सफाया इस लिस्ट में देखा जाएगा और उत्तर प्रदेश में जैसे 80 सीटें हैं तो उसमें से अभी 24 प्रत्याशियों के नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं खोले गए हैं। सहयोगी दलों की बात करें तो 5 सीटें सहयोगी दलों को दी गई हैं, जिसमें 2 आरएलडी के पास है और 2 अपना दल एस के पास है और 1 सुहेल देव पार्टी के पास है। ऐसे में जहां सहयोगी दल को संतुष्ट करने की जो किया गया है, मैनेज करने का किस तरीके से एजेंडा बनाया गया है, 5 सीटें उनको दी गई हैं। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर निषाद जो यहाँ पर कैबिनेट में मंत्री हैं, संजय निषाद, वो भी कहीं ना कहीं एक सीट की मांग कर रहे हैं। तो ये खींचतान लगातार लगी हुई है। बीजेपी में कोर कमेटी की बैठक कल हुई है तो उसको लेकर के तमाम जो राजनेता है वो दिल्ली में मौजूद हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है और इसी को लेकर के शायद ये है कि तमाम जो चीजें हैं वो अभी तक साफ नहीं हो पा रही हैं और
जो लिस्ट अब आने वाली है उसमें कई नाम कट सकते हैं, कई नाम बढ़ सकते हैं। बाराबंकी से जो सांसद हैं उपेंद्र रावत, उनका भी नाम कहीं ना कहीं कटने की कगार पर है। देर शाम हुई भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में बाकी बचे उम्मीदवारों की लिस्ट के लिए बात चली है। इसमें जो एनडीए के सहयोगी दल अपने दल को जो है रावटगंज और मिर्जापुर से चुनाव लड़ेंगे ही। इसी के साथ जो कैसरगंज की अगर बात करें तो वहां से ब्रजभूषण शरण का टिकट कट सकता है और उनकी पत्नी को या उनके बेटे को टिकट मिल सकता है। ये चर्चाएं चल रही है तमाम। और गाजीपुर से मनोज सिन्हा के बेटे का नाम चर्चा में चल रहा है। वही मेरठ सीट से रामायण में जो है राम का अभिनय निभाने वाले अरुण गोविल और कैंट विधायक अमित अग्रवाल का भी टिकट के लिए नाम चल रहा है। गाजियाबाद सीट से मौजूदा सांसद की जो जनरल वीके सिंह का भी की जगह पर अनिल अग्रवाल या फिर अनिल जैन के नाम पर भी चर्चाएं चल रही है। इसी के साथ इलाहाबाद सीट पर पूर्व नौसेना पूर्व नौकरशाह संजय मिश्रा और योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी की पत्नी अभिलाषा नंदी का भी नाम चल रहा है। जहां इस बार रीता बहुगुणा जोशी को टिकट मिलने की संभावना बनी थी, तो वहीं गाजीपुर से मनोज सिन्हा के बेटे अनुभव सिन्हा का नाम भी चर्चा में है। एक महत्वपूर्ण सीट है जिस पर सांसद मेनका गांधी का टिकट कटने की संभावना है और सुल्तानपुर से सपा विधायक मनोज के नाम पर चर्चा चल रही है, जो सपा से आए हैं इसमें भाजपा में। देवरिया सीट से जोर आजमाइश कर रहे हैं मौजूदा सांसद रमापति राम त्रिपाठी और इसी के साथ उनको दोबारा मौका मिल सकता है। इसी तरह बलिया से नीरज शेखर या आनंद स्वरूप शुक्ल के नाम पर विचार किया जा रहा है। कानपुर सीट से मौजूदा सांसद सत्यदेव पचौरी की बेटी नीतू सिंह और सतीश महाना के नाम पर चर्चाएं चल रही हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और लोक गायिका मालिनी अवस्थी जो है उनका भी कहीं ना कहीं जिक्र चल रहा है। वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश के जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं उनको भेजे जाने की बात हो रही है, क्योंकि वरुण गांधी के तमाम जो बयान थे उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये महसूस किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खुश नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अगली सूची में जो चौंकाने वालों के नाम आजमगढ़ की लालगंज लोकसभा सीट से संगीता आजाद को बीजेपी की अगली सूची में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा पीलीभीत से सांसद वरुण के बागवानी तेवर को देखते उनका टिकट इस बार कट सकता है। साथ ही साथ बरेली के जो सांसद हैं संतोष कुमार गंगवार और मंत्री हैं वर्तमान में कैबिनेट के, तो उनका भी टिकट कट सकता है। इसकी जगह कई नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। इसी के साथ रायबरेली सीट पर बीजेपी के मंत्री दिनेश प्रताप की चर्चाएं चल रही हैं और नुपुर शर्मा को भी मौका मिल, क्योंकि अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम के पक्ष में भी माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ तमाम जो नए चेहरे हैं वो आ सकते हैं और जो पुराने चेहरे हैं उनको बीजेपी इस लिस्ट में कहीं ना कहीं बदल सकती है, ऐसा चर्चाओं में चल रहा है। इसी के साथ तमाम जो लिस्ट अब आने वाली है इसमें कई नाम जुड़ेंगे और कई जो पुराने जो यहाँ पर सांसद थे उनके कट सकते हैं। फिर चाहे बाराबंकी की बात करें या फिर पीलीभीत की बात करें, साथ ही साथ कई जगह के टिकट जो है इस बार कटते हुए दिखाई दे सकते हैं और नए लोगों को इसमें कहीं ना कहीं शामिल किया जा सकता है। सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से हो गया है, लेकिन संजय निषाद अभी भी सीट की मांग कर रहे हैं। हो सकता है कि एक सीट उनके पास जाए। बाकी 51 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए गए, उनमें से भी किसी ना किसी प्रत्याशी का चेहरा बदला जा सकता है। ये सब चीजें पूजा की देखने को मिलेंगी। जी हाँ सत्येंद्र, अगर जिस तरीके से अभी फिलहाल की जो तस्वीरें आपने बताई है कि कई उनके परिवारजनों को ही यहाँ पर टिकट देने की बातें सामने आ रही है और उनका चेहरा जो है वो पूरी तरीके से हटाया जाएगा, उनके परिवार के किसी एक व्यक्ति को यहाँ पर मौका दिया जा सकता है। साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर के भी कई सारे लोगों के अपने अपने डिमांड्स नजर आ रही है। बीजेपी जो है वो 25 सीटों पर अब बहुत जल्द जो है वो लिस्ट जारी कर देगी कि आखिर उत्तर प्रदेश की जो 25 सीटें बची हुई है जिस पर अभी तक नामों की घोषणा नहीं हुई है वो बहुत जल्द क्लियर हो सकती है। तो इसको लेकर के अभी फिलहाल यूपी की अगर बात करेंगे तो यूपी में राजनीतिक दलों की ओर से क्या कुछ चीजें सामने आ रही है सत्येंद्र?
सतेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल जो पूरी तस्वीर सामने आ रही है, नेताओं की ओर से क्या कुछ बातें सामने आ रही है कि बीजेपी के कई लगातार बीजेपी इस तरीके से चौंका देने वाले फैसले जो है वो लेती आ रही है, और जिसके तहत ये सारी तस्वीर सामने आ रही है कि कई बड़े चेहरों को इस बार पूरी तरीके से हटाया जा रहा है। दूसरी लिस्ट में भी कुछ ऐसी चौंका देने वाले नाम जो है वो सामने आए थे। तीसरी लिस्ट में भी चर्चाएं काफी तेज है कि बीजेपी फिर से कुछ चौंका देने वाले निर्णय जो है वो लेने वाली है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के। सतेंद्र, जरूर हम सतेंद्र से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर हम लोग आज की पूरे बात करेंगे तो बीजेपी किसी भी वक्त तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है उत्तर प्रदेश को लेकर के, और नामों पर काफी ज्यादा चर्चा भी चल रही है। जिस तरीके से हम लोग फिर से एक बार कोशिश करेंगे सतेंद्र से जुड़ने की। सतेंद्र, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल जो यहाँ पर तस्वीरें बन रही है, कई बड़े चेहरों को यहाँ पर हटाने की यहाँ पर कवायद जो है बीजेपी की ओर से की जा रही है, और उनके परिवार में से ही किसी एक व्यक्ति को मौका देने की बात सामने आ रही है। सतेंद्र, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? जरूर हमारे सहयोगी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनकी आवाज हमको नहीं मिल पा रही है, लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी सतेंद्र ने बताया कि कई बड़े चेहरों को इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान मौका नहीं मिलेगा, उनके परिवार वालों को मौका मिलने वाला है। कई लोगों के नामों पर फिलहाल चर्चा चल रही है, जहां उत्तर प्रदेश में अभी भी 30 सीटें बची हुई है, जिसमें से 5 सीटें जो है वो उनके सहयोगी दलों के पास गई है, तो 25 सीटें अभी भी बाकी है, जिस पर बीजेपी जो है अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा किसी भी वक्त कर सकती है, और लगातार चर्चाएं चल रही है, बैठकों का दौर जारी है, और इसको लेकर के सारी चीजें बहुत जल्द साफ हो जाएगी जब बीजेपी अपनी तीसरी लिस्ट जारी करेगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम भारत की बात में हमारे साथ इतना ही। कल फिर लौटेंगे 8 बजे, बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जहां खड़े हो